मैं हूँ आरजे अक्षता और आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज। दोस्तों, अब प्रस्तुत है विज्ञान कार्यक्रम कहानी धरती की, जहाँ धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम विज्ञान की रोशनी में धरती के करोड़ों वर्षों पुराने रहस्यों, उसकी बदलती प्रकृति और उनमें छिपी अनकही कहानियों को सरल और रोचक शब्दों में आपके सामने रखते हैं। हर कड़ी में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक रोचक वैज्ञानिक संवाद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ हैं बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ के एक सुविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर हुकुम सिंह, जिनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर निमिष कपूर। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी एम्बर रिसर्च लैब में हो रहे रोचक शोध के बारे में। आज हम जानेंगे एम्बर के बारे में, यानी करोड़ों साल पुराने जीवन का टाइम कैप्सूल, जो आपको आज से 5 करोड़ वर्ष पहले ले जाएगा। यह कार्यक्रम बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ यानी BSIP की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम करोड़ों साल पीछे जा सकें तो वह दुनिया कैसी दिखेगी? आज के गुजरात में क्या कभी घने वर्षावन थे? क्या हम उस समय के मच्छरों, मकड़ियों या फूलों को आज भी वैसे ही देखते हैं जैसे वे 5 करोड़ साल पहले थे? जी हाँ, यह मुमकिन है एम्बर के जरिए। एम्बर यानी प्राचीन पेड़ों से निकला वह गोंद या राल, जो समय के साथ पत्थर बन गया और अपने भीतर कैद कर लिया उस समय के जीवन को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारियों का एक दुर्लभ खजाना, एम्बर यानी करोड़ों साल पुराने जीवन का टाइम कैप्सूल। और एम्बर पर हम आज सुनेंगे कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 35 वर्ष इसी टाइम मशीन को डिकोड करने में लगा दिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हुकुम सिंह, जो लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सिंह ने न केवल भारत के प्राचीन रहस्यों को खोला है, बल्कि पूरे एशिया की पहली एम्बर रिसर्च लैब स्थापित करने का गौरव भी हासिल किया है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहानी धरती के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर हुकुम सिंह जी, आज हम आपके साथ उस अनोखे सफर में जाना चाहते हैं, यानी आपके एम्बर लैब को नजदीक से देखना चाहते हैं। जैसा कि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक प्राचीन अवशेष से पूरी दुनिया का रहस्य खुल जाता है। जब आप लखनऊ की अपनी एशिया की जो पहली लैब आपने बनाई है, एम्बर लैब, लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में, जहां किसी करोड़ों साल पुराने एम्बर के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे आप जब रखते हैं तो वह पहली झलक क्या होती है? जी धन्यवाद। जब मैं करोड़ों साल पुराने भारतीय एम्बर के एक छोटे से टुकड़े को स्टीरियोस्कोप के नीचे रखता हूँ, तो वो मेरे लिए सिर्फ एक पत्थर या रेजिन का टुकड़ा नहीं रह जाता, बल्कि ऐसा लगता है कि समय की छोटी सी खिड़की मेरे सामने खुल गई हो। उस एम्बर के अंदर कभी कभी कोई नन्हा कीट, परागकण या पौधे का अंश बिल्कुल उसी तरह सुरक्षित मिलता है जैसे वह करोड़ों साल पहले था। उस पल ऐसा महसूस होता है कि मानो हम प्रकृति की किसी प्राचीन कहानी को पढ़ रहे हों, जो धरती ने इतने लंबे समय तक अपने अंदर संभाल रखी। एक भारतीय वैज्ञानिक के रूप में यह एहसास और भी खास होता है, क्योंकि यह बताना है कि हमारे देश की धरती पर भी करोड़ों साल पहले कितनी समृद्ध और विविधता प्रकृति की थी। जब माइक्रोस्कोप में वह पहली झलक दिखाई देती है तो मन में एक जिज्ञासा पैदा होता है। आश्चर्य और गर्व, तीनों भाव एक साथ देखने को मिलते हैं। और डॉक्टर साहब, अब हम आगे बढ़ने से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एम्बर जो एक शब्द है, ये लोगों को समझ में आसानी से आ जाए, तो अगर हम बेसिक से शुरुआत करें तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि एम्बर आखिर क्या। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया कि एम्बर जो है वो करोड़ों साल पुराना जो पेड़ों का गोंद या राल निकलता है पेड़ों से, उसका जो जीवाश्म बन जाते हैं, उसमें जो कोई कीड़ा मकोड़ा या मच्छर कैद हो गया, तो उसके जीवाश्मों का आप अध्ययन करते हैं। तो एक एम्बर अपने आप में बड़ी खूबसूरत चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे बहुत आसान शब्दों में जानना चाहेंगे कि ये एम्बर जो है किसी साधारण पत्थर से या उसके
पेड़ पौधे के जीवाश्म से कैसे अलग है, और पिछले 2 दशकों में भारत में जो हमारे वैज्ञानिकों का ध्यान है इसकी ओर कैसे आकर्षित हुआ और आप कैसे इसके अध्ययन की ओर गए। जी, एम्बर दरअसल करोड़ों साल पहले पेड़ों से निकला हुआ एक राल, जिसको रेजिन कहते हैं, जो समय के साथ कठोर होकर एक सुनहरे पत्थर जैसा बन गया। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर कई छोटे छोटे कीट, परागकण या पौधों के अंश सुरक्षित रह जाते हैं, जिन्हें हम बायो इंक्लूजन कहते हैं। पिछले लगभग 35 सालों में भारत में एम्बर को लेकर खास दिलचस्पी इसलिए बढ़ी है क्योंकि गुजरात से मिले 5 से 5.5 करोड़ वर्ष पुराने एम्बर के टुकड़ों में कई तरह के यानी विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कीट और पौधों के अवशेष मिले हैं। इनकी मदद से वैज्ञानिक समझ पा रहे हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ कैसे जंगल थे, कौन कौन से जीव रहते थे और उस समय का मौसम कैसा था। यानी एम्बर के ये छोटे छोटे टुकड़े हमें भारत के बहुत पुराने प्राकृतिक इतिहास की कहानी बताते हैं। इसी वजह से आज भारतीय एम्बर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प बना हुआ है। यानी अगर हम कहें कि हमें कोई साइंस फिक्शन बनाना हो या कोई विज्ञान पे ऐसी फिल्म बनानी है जिसमें हमें 5 करोड़ साल पहले का जीवन दिखाना है, तो मुझे लगता है कि आपकी रिसर्च बड़े काम आएगी उस फिल्म डायरेक्टर के जो उसकी पटकथा लिखेगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे थे, कैसे कीड़े मकोड़े थे, ये सारी चीज़ें आपके एम्बर में सुरक्षित हैं जो आपकी रिसर्च में दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग विषय है कि ये एम्बर लैब, जैसा कि हमें पता है कि ये दुनिया की दूसरी लैब आपने स्थापित की लखनऊ में, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में, और ये एशिया की पहली लैब है या देश की भी ये पहली लैब है। तो ये इतना कम काम इसमें देश में हुआ, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो लैब है इसके लिए आपने कैसे प्रयास किए और उस लैब में आप क्या क्या करते हैं? जी, भारतीय एम्बर की सबसे रोचक बात तो यह है कि मानो करोड़ों साल पुराने जंगलों का एक छोटा सा टाइम कैप्सूल है। इसके भीतर कई बार नन्हे नन्हे छोटे कीट पतंगे, परागकण या पौधों के अंश वैसे ही सुरक्षित मिल जाते हैं जैसे लाखों करोड़ों साल पहले थे। एम्बर ने उन्हें समय के साथ साथ सहेज कर कैद कर दिया। इसलिए वैज्ञानिकों के लिए भारतीय एम्बर धरती के प्राचीन पर्यावरण और जीवन की कहानी सुनाने वाला एक अनमोल खजाना है। इसमें हमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के, पशु पक्षियों के और पेड़ पौधों के अवशेष मिलते हैं जी, जो कि आपको जनरली मिट्टी या सेडिमेंट्स के बेड में नहीं मिलेंगे जी। अगर आप 5.5 करोड़ वर्ष पुराने उसकी बात करते हैं तो ये जीवाश्म इसलिए महत्वपूर्ण है एम्बर में क्योंकि इसमें 3D व्यू, आप किसी भी जीवाश्म को चारों तरफ से देख सकते हैं। उसके पाँव को, उसके सिर को, उसके हेड, लेग, विंग्स, सारे चीज़ें आपको, सारे कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर जिसको कहते हैं आकार की, वो सभी आकार प्रकार उसके आपको सभी तरफ से दिखाई देते हैं। इसलिए एम्बर में प्रिजर्व कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे के जो अवशेष मिलते हैं वो पूरे क्लियरिटी के साथ आपको देखने को मिलते हैं, और इसलिए ये एम्बर साइंस बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि सेडिमेंट्स में कोई भी जीवाश्म आपको सिर्फ एक साइड का दिखाई देगा या 2 साइड का दिखाई देगा, मगर आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं, इसलिए इसका 3D व्यू बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, जो मैंने सवाल किया था कि ये एशिया की पहली लैब और दुनिया की ये दूसरी लैब है? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कपूर साहब, इसके लिए धन्यवाद। ये दुनिया का दूसरा एम्बर लेबोरेटरी इंडिया में है और एशिया का पहला एम्बर लेबोरेटरी है, जिसके लिए मैं अपने निदेशक महोदय प्रोफेसर MG ठक्कर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इसके लिए पूरी मदद हमें की। मेरा प्रयास कई सालों से था, लेकिन अपने निदेशक महोदय इसके लिए भरसक प्रयास किए और उनके निदेशक पद पर आते ही तुरंत एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा एम्बर लेबोरेटरी लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया। बहुत खूब। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आज मैं देखता हूँ जो पुराने वैज्ञानिक हमारे रिटायर्ड हैं या प्रेजेंट में हैं, सभी लोग जब भी हमारे इन पब्लिकेशंस को देखते हैं एम्बर से रिलेटेड, तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। उसका कारण कि जैसे मैंने बताया, इसमें सारे 3D व्यू दिखाई देते हैं और जैव विविधता भी इसमें देखने को मिलता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है भारतीय एम्बर रिसर्च के लिए। तो जिन लोगों ने अपना रेडियो सेट या लाइव स्ट्रीमिंग अभी आरंभ किया, उनको हम बता दें कि हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर आज बात कर रहे हैं, और वो विषय है एम्बर की प्रयोगशाला, जो एशिया की पहली प्रयोगशाला लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में स्थापित की गई है अभी हाल ही में, और ये दुनिया की दूसरी प्रयोगशाला है। डॉक्टर साहब, पहली प्रयोगशाला किस देश में है?
पहली प्रयोगशाला एम्बर की आपको जर्मनी में मिलेगी और दूसरा ये जैसे कि अभी बातचीत हुई आपसे, लखनऊ ये में। इंडिया के लखनऊ में स्थापित हुआ है बहुत खूब। और जो कि हमारे ही संस्थान बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में ओपन किया गया। क्या बात। जैसा आपने बताया कि एक परफेक्ट टाइम कैप्सूल ये एम्बर का जीवाश्म होता है, जो हमारे जो और पौधों के जीवाश्म हैं, पत्थरों के जीवाश्म हैं, उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा ईमानदारी से इसमें आपको जानकारियों का खजाना मिलता है। और आप जो 5 से 5.5 करोड़ साल पुराने काल की हम बात करते हैं, जिसको मुझे लगता है कि शायद आप इयोसीन काल कहते हैं उस समय को, तो ये इयोसीन काल क्या है और इसके बारे में भी आप से मैं जानूंगा। और आपसे ये भी पूछना है कि ये जो एम्बर के जो फॉसिल हैं, ये आपका एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र आपने गुजरात में बिताया है, तो वहाँ से इसका मिलने का क्या खास कारण है और गुजरात के किन क्षेत्रों से ये फॉसिल आप इकट्ठे करते हैं? जी, ये जो गुजरात का एरिया है, ये मेनली जो लिग्नाइट डिपॉजिट्स गुजरात में हैं, ये इयोसीन टाइम पीरियड के हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि क्योंकि सारा एम्बर के खजाने आज तक जो भी मिले हैं, हम लोगों को टोटली गुजरात से ही मिले हैं और बहुतायत मात्रा में मिला है। केवल गुजरात में इसलिए मिला है, जो कि आपका सवाल था मेरे से कि क्यों गुजराती में मिलता है। जी जी। हमें लगता है कि 5.5 करोड़ पहले जो भी एम्बर वहाँ पे मिल रहा है, वो सारे वहाँ पे रेजिनस प्लांट यानी गोंद वाले जो पेड़ पौधे थे वहीं उगा करते थे होंगे। यही कारण है कि सबसे ज्यादा रेजिन की मात्रा यानी एम्बर की मात्रा गुजरात क्षेत्र में, आप गुजरात के खंबात की खाड़ी की बात करें या गुजरात के कच्छ की बात करें, आपको इन्हीं इलाकों में एम्बर बहुतायत मात्रा में मिलता है। तो ये स्पष्ट करता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गोंद वाले पेड़ पौधे हुआ करते थे। ऐसे पेड़ पौधे होते थे जिनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें परागकण भी प्राप्त हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फूलों के भी अवशेष मिले हैं और तमाम सारे प्रकार के फूलों पत्तियों के अवशेष भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि वहाँ पे बहुत ही हरा भरा घना जंगल रहा होगा। डॉक्टर सिंह, आपके रिसर्च में एक बड़ी और शानदार बात निकल के आई है कि जहां हमारे आंखों के सामने हमें कच्छ में या खंबात का हम जब नाम लेते हैं तो खंबात में और कच्छ में हमें रेत और गर्मी दिखाई देती है जी। लेकिन आपके शोध में जो एक बहुत खास बात निकल के आई कि कभी वहां बहुत बड़े घने वर्षावन थे, तो ऐसा ये बदलाव कैसे हुआ और ये एम्बर से उन फॉसिल से हमें ये कैसे ये कहानी पता चलती है कि वो वर्षावन अब जो है गर्म और रेत के मैदान बन गए हैं? जी, आज जो गुजरात का इलाका है बेसिकली वो काफ़ी सूखा दिखाई देता है, जबकि वो करोड़ों साल पहले वहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। उस समय वहाँ पे घने जंगल, नमी से भरे हुए जंगल यानी वर्षा वन हुआ करते थे और इन जंगलों के पेड़ों से जो चिपचिपा राल निकलता था वही समय के साथ सख्त होकर एम्बर बन गया। यह राल मिट्टी और कोयले जैसी परतों में दबकर लाखों करोड़ों साल तक सुरक्षित रहा। इसलिए आज के पश्चिमी हिस्से में, खासकर गुजरात और राजस्थान में एम्बर के टुकड़े ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि ये ज़्यादा राजस्थान में नहीं, गुजरात में मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में बहुत कम मात्रा में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिमी भारत के राजस्थान में भी इस प्रकार के रेजिन गोंद वाले पेड़ पौधे रहे हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुतायत नहीं रही है। इनकी मात्रा बहुतायत केवल गुजरात के कच्छ और खंबात की खाड़ी में रहे हैं जी। इसीलिए हमें ये बहुतायत मात्रा में केवल गुजरात में मिलते हैं, न कि राजस्थान और अन्य भाग में भारत के। जैसे कि आप जानते हैं परिवर्तन समय का नियम है, तो ये परिवर्तन होते रहते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, इयोसीन में, पैलियोसीन में, क्रिटेशियस में। ये समय परिवर्तित होते रहे हैं और सारा वातावरण और एनवायरनमेंट चेंज होता रहा है। यही कारण है कि जब इयोसीन टाइम पीरियड था वहाँ घने जंगल हुआ करते थे, यानी 5.5 करोड़ यानी 5.5 करोड़ साल पहले जी। वहाँ घने जंगल हुआ करते थे, वर्षा वन हुआ करते थे, जो कि आज उस तरीके से नहीं रहा जी। और अब यहाँ पर एक और दिलचस्प बात आती है कि 5 करोड़ साल पहले का ये एम्बर फॉसिल है और आपको जिस जगह से मिला, तो उसको डेटिंग आप कैसे करते हैं? ये आप कैसे पता लगाते हैं कि ये 5 करोड़ या 5.5 करोड़ साल पहले का ये एम्बर फॉसिल है? ये कैसे आप पता लगाते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कुछ जीवाश्म ऐसे होते हैं कि जिनको मार्कर जीवाश्म कहा जाता है, जो कि मार्क करते हैं कि इसकी एज ये है। इनमें सेडिमेंट्री बेड में आपको विभिन्न प्रकार के डायनोफ्लेजलेट्स मिलते हैं, जिनके माध्यम से आप एज को डिटरमाइन करते हैं। और कुछ फोरामिनिफर्स होते हैं, उनके माध्यम से आप एज को ज्ञात करते हैं। और सेडिमेंट्स में भी लोग स्ट्रोंशियम के माध्यम से एज को निकालते हैं। तो ये सारे माध्यम होते हैं हमारे पास, जिनके
स्टडी के तहत हम उसके एज को निकालते हैं और उसी बेड में अगर हमें ये चीज़ें मिल रही तो हम उसके एज को मार्क कर देते हैं कि इसकी एज ये है। जैसे आपने सवाल पूछा तो ये वास्तान लिग्नाइट माइन में विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीके से काम किए। कुछ लोगों ने फोरामिनिफर्स से उसकी एज निकाली, कुछ लोगों ने डायनोफ्लेजलेट के बेस पे वहाँ की एज निकाली, तो जिससे उसकी एज 5 से 5.5 करोड़ वर्ष निकला। और उन्हीं माइंस से, उन्हीं बेड से हम लोगों को ये एम्बर रिपोर्ट हुए हैं, तो इसलिए इसका एज फिक्स हो गया कि ये 5 से 5.5 करोड़ वर्ष पुराने रहे हैं। और एक और चीज़, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आपको कीट पतंगे, मच्छर, मकड़ी, न जाने क्या क्या मिला होगा, तो ऐसे कुछ आपको नाम याद है वो इंसेक्ट्स के जो आपको उन 5 करोड़ साल पहले उस एम्बर के फॉसिल में मिले हों? जी। और दूसरा उनकी मुद्राएं कि कोई खास पोज देके आपको वो फॉसिल मिला हो, तो ये भी एक उनकी जो लाइफ थी या उस समय की जो सोशल लाइफ या उनके व्यवहार का कुछ हमको पता चला हो। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमें गुजरात के चाहे कच्छ बेसिन हो चाहे कैम्बे बेसिन हो, दोनों ही जगह से जिस तरह तरीके से इंसान सोशल होता है उसी तरीके से हमें सोशल इंसेक्ट भी मिले हैं। और सोशल इंसेक्ट जैसे आप समझ सकते हैं एंड ये सोशल होते हैं, ये एक ग्रुप में होते हैं। आप उसकी टर्माइट की बात करें, दीमक, ये भी साथ में रहते हैं, सोशल इंसेक्ट के भीतर ये आते हैं। इस तरीके से चींटियाँ, दीमक, मकड़ियाँ, मच्छर, मक्खियाँ, बहुत सारे जीवाश्म हम लोगों को गुजरात प्रांत से मिले हैं। और पहले तो हम लोग खंबात की खाड़ी में ही काम किया करते थे क्योंकि एम्बर हमें केवल वहीं मिला था, और हमने बहुत सारे जीवाश्मों के अवशेष एम्बर के तहत वहाँ से निकाले। लेकिन समय के साथ हम लोगों ने फिर एक फील्ड विजिट अपना गुजरात के ही कच्छ बेसिन में किया, जहाँ से हमें फिर कैम्बे बेसिन से भी ज़्यादा एम्बर मिला, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग और प्रोडक्टिव भी है, जहाँ से कि बहुतायत मात्रा में आज के टाइम पे कीट पतंगे और तमाम सारे जीवाश्मों कुछ कीड़ों के नाम आपको याद है कि हमारे, क्योंकि अब यहाँ दिलचस्पी बढ़ती जा रही है इस विषय में, हम और जरा गहराई में जाते जा रहे हैं। जी। और अब श्रोता ये भी आपसे पूछने वाले हैं कि भाई आपकी लैब में हम कब आ सकते हैं, लखनऊ के बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान में। तो लैब में हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, बच्चे बड़े, विजिट कर सकते हैं क्या? सबका स्वागत है और सभी लोग आ सकते हैं। और उन्हें आपकी लैब में कौन कौन से कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे वो 5 करोड़ साल पहले की? मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक लेबोरेटरी का विजिट सभी लोगों को करना चाहिए, सभी लोगों को देखना चाहिए। और जैसा कि आपने सवाल किया कि किस प्रकार के कीट पतंगे उन जीवाश्म इस प्रकार के एम्बर में मिलते हैं, तो उनमें चींटियों की बहुत सारी वैरायटी, मक्खियों की बहुत सारी वैरायटी, दीमक, भृंग, मकड़ी, मच्छर, तमाम सारे डाइवर्स है, पूरा भरा पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त हमें विभिन्न प्रकार के फूलों के अवशेष, पत्तियों के अवशेष और बीजों के अवशेष, फलों के अवशेष एम्बर के भीतर मिलते हैं, जो कि जनरली आपको सेडिमेंट्स में बहुत कम मिलेंगे। जी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रोचक विषय है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग विषय है। तो जैसे अभी हम बात करते हैं, कोई हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं जो पराग कण हैं, या फंगस की हम बात करते हैं, तो इन कीटों के अलावा कुछ फंगस या वो पॉलन ग्रेन्स भी आपको मिले? जी, हमें बहुत मात्रा में पाम का जो पेड़ होता है, ताड़ के पेड़ों के अवशेष मिले हैं जी। साल के पेड़ों के अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता लगाया गया है कि ज्यादातर वहाँ पे साल के ही पेड़ हुआ करते थे, जिनसे ये रेजिन निकला करता था। क्योंकि जिन लोगों ने जियो केमिस्ट्री की है तो उनको जियो केमिस्ट्री के तहत बायोमार्कर करने से साल के पेड़ों के अवशेष मिले हैं, और उन्होंने ये बताया कि साल का ही पेड़ यहाँ हुआ करता था। उसके बाद हम लोगों ने भी अपना पैलिनोलॉजिकल स्टडी, जैसे आपने बताया, परागकण वाला किया, तो हमें भी बहुतायत मात्रा में साल के पेड़ों के परागकण मिले, जिससे ये कंफर्म हो गया कि वहाँ पे साल के पेड़ ही उस दौर में बहुतायत मात्रा में हुआ करता था, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट को शो करता है कि हरे भरे जंगल हुआ करते थे। यही सब एविडेंसेस हैं कि जो इस बात के साक्ष्य हैं। और डॉक्टर साहब, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे मेरे हाथ लगा आपके एक रिसर्च पेपर को पढ़ के, एशिया के सबसे पुराने जो चमगादड़ हैं या बैट्स हैं, उनकी खोज आपके खाते में है जी। और चमगादड़ या बैट्स पर आपके शोध की पूरी दुनिया में अच्छी सी चर्चा की गई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और एशिया के सबसे पुराने चमगादड़ भारत में ही क्यों मिले, ये हम जानना चाहेंगे। और चमगादड़ को अंधेरे का राजा माना जाता है, तो क्या 5 करोड़ साल पहले के इन भारतीय चमगादड़ों में भी जो सोनार नेविगेशन है, यानी इको लोकेशन, यानी अपनी आवाज को, गूंज की अनुगूंज को पकड़ के ये उस ओर उड़ान भरते हैं,
तो जैसे कि हमारे रिवर डॉल्फिन में क्षमता होती है, कुदरती क्षमता, और ये चमगादड़ में भी होती है, जो मुझे अब पता चला। तो ये जो सोनार नेविगेशन है वो चमगादड़ों ने क्या पहले भी विकसित कर रखा था? तो ये सारे सवाल मेरे मन में आए, तो मुझे लगा कि ये आपसे अवश्य पूछना चाहिए। जी, चमगादड़ आप जानते हैं कि प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, और ये आपने जैसे कि बताया एशिया का सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड चमगादड़ का हम लोगों के रिकॉर्ड में है। ये हम लोगों ने वास्तान लिग्नाइट माइन से खोजे थे। जी, जैसे कि आप जानते हैं और हमारे रिसर्च पब्लिकेशन बताते हैं कि हम लोगों ने वहाँ से करीब 100 रिसर्च आर्टिकल्स अभी तक लगभग पब्लिश कर दिए हैं, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो चमगादड़ ही नहीं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के और भी जीव जंतु मिले हैं, जैसे चूहों के अवशेष, चमगादड़ के अवशेष, विभिन्न प्रकार के रेप्टिलियंस जो रेंगने वाले जीव हैं सरीसृप वर्ग के, और एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं और जल और थल दोनों जगह रहते हैं, स्थल में रहने वाले जीव, मैमल्स, तमाम सारे प्रकार के जीव जंतु वो के अवशेष वहाँ के सेडिमेंट्री बेड्स में मिले तो हैं। इन चमगादड़ों में कुछ ऐसा आपको मिला जो 5 करोड़ पहले आपने देखा हो, वो आदतें उनमें आज भी आपको दिखाई दी हो, कुछ ऐसा कंपैरिजन किया हो? नहीं, ये फॉसिल है तो इसमें जरा इस स्टडी के लिए बहुत बारीकी से अभी स्टडी करना बाकी है। जी जी। लेकिन जितना हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते थे तुलनात्मक, वो हम लोगों ने उस अध्ययन में किया। राइट। और सांप का अध्ययन भी आपने किए हैं, और आपका जो सांपों पर किया गया शोध है उसमें भी दुनिया भर में आपको बहुत सारी तारीफें मिली हैं। तो लोग अक्सर सांपों से डरते हैं, लेकिन एक पैलियो साइंटिस्ट के लिए, पूरा विज्ञानी के लिए, सांप एक क्लाइमेट इंडिकेटर कैसे बन जाता है? क्योंकि अक्सर मैंने ये पढ़ा है रिसर्चेस में कि उस समय के सांपों के आकार से हमें उस दौर की भीषण गर्मी का अंदाजा कैसे मिलता था? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बताया कि वहाँ सारा ही जो वन था वो गर्मी वाला वन था, ग्रीष्म वन फॉरेस्ट था पूरा ही। तो उस जब घना जंगल था तो घने जंगलों में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सांप होते ही होते हैं। तो वास्तान लिग्नाइट माइन की बात करें या तारकेश्वर, वालिया, मंगरोल जो भी कैम्बे बेसिन में हैं, वहाँ पे हमें सांपों के, चूहों के, इस प्रकार के तमाम सारे जीवों के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जो कि ये जीव जंतु भी बताते हैं कि यहाँ पे बहुत घना जंगल रहा होगा। तो ये इस बात का इंडिकेटर है। पेड़ पौधों के अवशेष के अतिरिक्त जीवों के भी बहुत अवशेष जो मिले हैं, घोड़ों के भी अवशेष मिले हैं, घोड़े टाइप के जानवर भी रहे हैं, खुर वाले, जिनके खुर हुआ करते थे, ऐसे जीवों के भी अवशेष हम लोगों को कैम्बे बेसिन गुजरात से मिले हैं, और हम ही लोग हैं जिन्होंने ये पहले रिकॉर्ड सूरत के कैम्बे बेसिन से किए। जी। और डॉक्टर साहब, एक और चीज मैंने यहाँ पर नोट की कि हमने जो पढ़ा विज्ञान में कि प्रोटीन और जो कोलेजन जैसे जैविक अणु हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, फिर भी 5-5.5 करोड़ साल पुरानी मछलियों के जीवाश्म में भी ये आपको प्रोटीन के कण मिले हैं। तो क्या भारत में कोई खास प्रिजर्व रहे, वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी रही कि उन इतने 5 करोड़ साल पहले के जीवाश्मों में आपको वो प्रोटीन के कण मिल गए? जी, जैसे कि आप जानते हैं साइंस में हम लोग मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च करते हैं, विभिन्न प्रकार के शोध करते हैं। तो ये जो आपने अभी सवाल पूछा, टर्पेनॉइड मॉलिक्यूल की जो आपने बात की, ये इसके अध्ययन के लिए हमारे साथ IIT मुंबई के प्रोफेसर सुरेंद्र दत्ता जी रहे हैं, और हम लोगों ने उनके साथ मिलकर ये वर्क कोलैबोरेशन में किया। और इस स्टडी में महत्वपूर्ण योगदान दत्ता साहब का रहा है, जिन्होंने बायोमार्कर के माध्यम से ये सारी चीज़ें निकाली और बताई। जी डॉक्टर साहब, आपका एक बहुत लंबा समय आपके जीवन का पश्चिम भारत में बीता है। तो पश्चिम भारत में जो जीवाश्म हमको मिलते हैं, उनका हमारे पैलियो साइंस में जीवाश्मों के अध्ययन में क्या खास महत्व है, ये आप विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि यहाँ पे आपको सभी प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के अवशेष मिलते हैं, चाहे समुद्री जीव हों या स्थलीय जीव हों। आप स्थलीय जीवों में चाहे वर्टिब्रेट्स की बात करें, हड्डी वाले जीव, कशेरुकी जीवों की, या अकशेरुकी जिनमें हड्डियां नहीं होती, मोलस्कन सेल्स की बात करें, ये समुद्री जीव हैं। और आप अगर वर्टिब्रेट्स ही में मैमलियंस की बात करें, रेप्टिलियंस की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, ये सारे प्रकार के जीवाश्म आपको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के वहाँ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो समुद्री जीव हैं उनके भी अवशेष वहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे बहुतायत मात्रा में आपको बड़े बड़े एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के वुड लॉग मिलते हैं। आपको बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फूलों के अवशेष मिलते हैं, पत्तियों के अवशेष मिलते हैं और बीजों के अवशेष मिलते हैं। इस प्रकार से डाइवर्स और अबंडेंट
चीज़ों का मिलना इस बात को साफ तरीके से इंगित करता है कि वहाँ पे वर्षा बन रहा और बहुत घने जंगल रहे। इस तरीके से जैसे अभी तक आपने बात किया कि चमगादड़ों के अवशेष, चूहों के अवशेष, सांपों के अवशेष, मैमेलियंस के अवशेष, ये सारे इस बात को बताते हैं कि वास्तव में बहुत घना जंगल रहा होगा जी। और अगर एम्बर की भी बात करें तो आपको विभिन्न प्रकार के स्पाइडर्स, एंट्स, ये सारी चीजें जो इतनी मिल रही हैं बहुत मात्रा में जीवाश्मों के जी। ये इस बात को शो करता है कि निश्चित रूप से यहाँ बहुत घना जंगल रहा होगा, जो कि सारे चीज़ों को प्रमाणित कर रहा है। और एम्बर का इतना ज़्यादा मिलना भी इस बात को शो करता है, इस बात को इंगित करता है कि बहुत मात्रा में रेजिनस प्लांट, जिन पेड़ों से राल निकलता था, गूंद निकलता था, वो जंगल भरा पड़ा हुआ था। तो ऐसा क्षेत्र भारत के किसी दूसरे क्षेत्र में अभी तक नहीं ढूंढा गया है। इसलिए बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट के भीतर पैलियो साइंस में इस विभाग का, पैलियो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी का बहुत ही बड़ा महत्व है। और मैं इसीलिए सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि उनको आना चाहिए और इस विभाग को देखना चाहिए, इन जीवाश्मों के अवशेष देखने चाहिए कि पुरातन काल में पृथ्वी के अवशेष किस तरीके से सुरक्षित पृथ्वी करके रखती है। ये सब जानकर आपको बड़ी खुशी होगी। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने बताया। और आपने जो एशिया की जो पहली लैब, एम्बर लैब, आपने लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में जो स्थापित की है, उसको आपने इस लैब को भारत के एक वैश्विक विज्ञान मानचित्र पर आपने मजबूती के संग खड़ा किया है। तो आपको भविष्य में इसको आप कहाँ लेके जाएंगे? और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस लैब में हमारे कौन से विषय हैं जिनके छात्र छात्राएं जो शोध कर रहे हैं वो संपर्क कर सकते हैं? विज्ञान, पुराविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, उसके अलावा भी कुछ ऐसे विषय जो आप जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, एम्बर विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है और इसमें मैं सभी छात्रों का, छात्राओं का, सभी का स्वागत करता हूं, जो भी आना चाहे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। इसमें सभी लोग बड़े रोचक विषय होने की वजह से पूरी इच्छा के साथ काम करना चाहेंगे और हम सबका स्वागत करना चाहते हैं। जो भी इसमें पीएचडी करना चाहते हैं, जो भी इसमें डिसर्टेशन की वर्क करना चाहते हैं या कोई भी शोध कार्य के लिए अगर आगे आना चाहते हैं तो हम ऐसे सभी लोगों का स्वागत करेंगे। मैं समझता हूं कि वैसे भी जब भी बीएसआईपी के म्यूजियम में तमाम सारे स्टूडेंट्स या विजिटर्स आते हैं तो निश्चित रूप से मेरे एम्बर लेबोरेटरी के विजिट के लिए आते हैं और जब देखते हैं तो सभी को बेहद खुशी होती है। इवन कि निदेशक महोदय भी मुझे कई बार कहते हैं कि आप जो भी विजिटर्स आते हैं, जो भी स्टूडेंट आते हैं, उनको आप अपना एम्बर लेबोरेटरी दिखाइए, एम्बर दिखाइए, उनके अंदर ट्रैप्ड जो भी बायोटिक एविडेंस है उनको दिखाइए। और जब भी मैंने दिखाया है एम्बर के अंदर ये वेल प्रिजर्व बायोटा जितने भी प्रकार के हैं, तो लोगों को जानकर बेहद खुशी होती है कि कितना अच्छा प्रिजर्व है। मैंने बहुत से प्रकार के कीट पतंगों को दिखाया है, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर्स को और छात्र छात्राओं को, सभी लोगों को दिखाने का मुझे मौका मिला और मैंने दिखाया। जी डॉक्टर साहब, ये जब भी हम सुनते हैं कि एक लैब आपने यहाँ स्थापित की तो एक प्रेरणा के रूप में आप जाने जाते हैं हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको भी प्रेरणा मिली होगी इस लैब को स्थापित करने के लिए, एम्बर लैब को भारत में लाने के लिए। तो वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बहुत ही बेहतरीन सवाल कपूर साहब आपने मुझसे पूछा। मैं लगातार बहुत ही बड़े लोगों से इंस्पायर्ड होता रहा हूँ इसके लिए स्वयं मेरे सम्मानित गुरु प्रोफेसर आर एस राणा जी और उनके भी गुरु प्रोफेसर अशोक साहनी साहब, जो कि इंडिया के, पूरी दुनिया के जाने माने पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों का मुझे लगातार ये सपोर्ट मिलता रहा। वो मुझे इंस्पायर्ड करते रहे कि हमेशा इनोवेटिव वर्क होना चाहिए, रिसर्च में नई नई चीज़ें सामने आनी चाहिए। ये मेरे लिए इंस्पायरिंग रहे हैं। और साथ ही साथ जो मुझे मेरी एक नई स्टूडेंट मिली थी, डॉक्टर प्रिया अग्निहोत्री, जो हिंदुस्तान की पहली पीएचडी है पैलियो एंटोमोलॉजी में एम्बर के ऊपर। तो इन सभी लोगों का सपोर्ट, इंस्पायरेशन और ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आप कह सकते हैं कि मेरे लिए रहा, जिससे एम्बर लेबोरेटरी का काम तेजी से बढ़ा। और इसके साथ ही साथ मैं अपने निदेशक महोदय प्रोफेसर एम जी ठक्कर साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने में पूरी मदद की और पूरा साथ निभाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हुकुम सिंह जी। आज आपसे बात करके लगा कि हम सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं सुन रहे थे, बल्कि हम समय की उन गहराइयों में उतर गए थे जहां से हमारी जड़ें जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर हुकुम सिंह ने हमें बताया कि एम्बर केवल एक पत्थर नहीं बल्कि धरती का वह पत्र है, वह संदेश है जो उसने हमारे लिए करोड़ों साल पहले लिखा था।
डॉक्टर हुकुम सिंह जी, आज आपने हमें न केवल करोड़ों साल पीछे की सैर कराई, बल्कि यह भी समझाया कि एम्बर का एक छोटा सा टुकड़ा हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की कितनी बड़ी ताकत रखता है। आपकी एम्बर लैब वाकई भारत के गौरव का केंद्र है। आज हमने जाना कि कैसे गुजरात के एक सूखे क्षेत्र कभी घने जंगल थे और कैसे एक छोटी सी दीमक हमें धरती के विकास की कहानी सुना सकती है। उम्मीद है कि अगली बार आप जब किसी पत्थर या पेड़ को देखेंगे तो आप भी उसमें छिपी कहानी ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नए विशेषज्ञ के साथ, आपके प्रिय कार्यक्रम जिसका नाम है कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। और अब निमिष कपूर को दीजिए अनुमति। नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए डॉक्टर हुकुम सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान, लखनऊ, जिनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर निमिष कपूर। यह कार्यक्रम बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि एम्बर कैसे करोड़ों साल पुराने जीवन की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो आज के कार्यक्रम से जुड़ा सवाल आपके लिए ये रहा, एम्बर कैसे बनता है? आप इसका जवाब हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8870191138, 3 बार 8 70 19 138। आप हमें अपना जवाब ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है fm@kgmcindia.edu। आप हमें लेटर भी भेज सकते हैं। हमारा एड्रेस है अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, 2nd फ्लोर। मिलेंगे आपसे अगले मंगलवार हमारे नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो KGMU गूंज। रेडियो KGMU